नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कंपनी में काम करने वाले गार्ड को मालिक ने चेहरा देखते ही गार्ड से सुपरवाइज़र बना दिया, जबकि वह बूढ़ा आदमी तो मालिक को पहचानता भी नहीं था। फिर क्यों मालिक ने उस बूढ़े आदमी पर किया इतना एहसान? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। राघवेंद्र जी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मैंने ऑफिस के लिए कुछ नया स्टाफ लाने के लिए कहा था कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने एक लड़के को भी बुलाया था जो कि गार्ड की नौकरी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस महीने के बाद आप मत आइएगा। 1 तारीख से वह लड़का काम पर आना शुरू कर देगा। 1 तारीख से आप काम पर मत आइएगा। इतना कहकर साहिल, जो कि इस कंपनी का एचआर था, इतना कहकर वह कंपनी में अंदर जाने लगा और पीछे से राघवेंद्र जी उसे बुलाने की कोशिश करते रहे। वह चिल्लाते रहे, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए सर। वे सर कहते रहे, लेकिन साहिल कंपनी के अंदर चला गया। साहिल अंदर चला गया और अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन उसने राघवेंद्र जी से जो कहा था वह सुनकर राघवेंद्र जी के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ गईं। वे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें। उन्होंने ऑफिस के कुछ अन्य स्टाफ से कुछ लोगों से कहा कि साहिल सर मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं, उन्हें मेरे बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, आप एक बार उनसे बात करके देखिए। तो उन सब स्टाफ के लोगों ने भी यही कहा कि काका, अभी नया एचआर आया है, इससे हमारी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो हम इससे क्या ही कहें। अगर इससे कुछ कहते भी हैं तो वह भी सुनकर अनसुना कर देता है, वह अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है। और बॉस ने उसे हायर ही इसलिए किया है क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ पिछले साल कुछ कम हो गई थी और इसीलिए उन्होंने साहिल को अपॉइंट किया है। और यह आते ही पूरे स्टाफ को बदलने की बात कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। यही तो फ़र्क होता है किसी नौसिखिए नए आदमी को काम पर रखने का या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे को रखने का। अब इसे क्या पता, नया नया खून है, पदवी का फ़ायदा उठा रहा है, सोच रहा है जिसको चाहे उसको नौकरी से बाहर कर देगा। जैसे नए वर्कर्स आएंगे तो वह एक साथ ही कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। अरे, जितना हम जानते हैं उतना वे लोग थोड़े जानते हैं। यहाँ हमारे अंदर जो वर्कर काम करते हैं उन लोगों के बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा, सबको बदलने की बात कर रहा है बस। तब राघवेंद्र जी ने कहा कि बेटा, फिर आप इस बारे में एक बार साहिल बाबू से बात करना, क्या पता वह आपकी बात समझ जाएं। तब उन लोगों ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है काका, एक बार हम आपके और अन्य वर्कर्स के बारे में सोचकर उस नकचढ़े आदमी से बात कर लेंगे। पूरे दिन बेचारे राघवेंद्र जी बस इसी सोच में डूबे रहे कि जाने उनका नया एचआर क्या फैसला लेगा। फिर भी बेचारे प्रार्थना कर रहे थे कि काश कुछ भी करके यह लोग उसे मना लेंगे और वह राघवेंद्र जी को नौकरी से ना निकाले। और बस यही प्रार्थना करते हुए पूरा दिन निकल गया। शाम को जब सब लोग ऑफिस से जाने लगे तो स्टाफ के सभी लोगों से राघवेंद्र जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, आप लोगों ने उनसे बात की? तब वे लोग अपना लटका सा मुंह लिए बैठे रहे और बोले, हाँ अंकल, बात तो की थी, लेकिन क्या बताएं आपको, हमें अभी अपना ही पता नहीं चल पा रहा है। हमने आपके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वह तो उल्टा हमें ही रिप्लेस करने की बातें कहने लगा। इसीलिए हमें माफ़ कीजिएगा अंकल, लेकिन अब हम उससे कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में, वरना तो आपकी नौकरी बचाने की उम्मीद में हम अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते अंकल,
अब तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने लिए कहीं और कोई काम ढूंढने लग जाइए। तब बेचारे राघवेंद्र जी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले कि बेटा, मैं कहाँ से काम ढूंढूं? सुबह 7 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ और रात को 7 बजे यहाँ से जाता हूँ। इस 12 घंटे की नौकरी के बाद मैं भला कहाँ काम ढूंढूं? पूरे दिन तो यहाँ रहता हूँ। अगर अभी मेरी रात की ड्यूटी चल रही होती तो मैं देखता भी, पर साहिल बाबू ने तो बस फैसला सुना दिया कि इस महीने के बाद आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? यह महीना तो जब तक पूरा होगा तब तक मैं अपनी नाइट शिफ्ट में ही लगा रहूँगा। ऐसे में अपनी नौकरी कैसे बचा पाऊँगा और कैसे कहीं और नौकरी ढूंढ पाऊँगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी तरफ से तो कोशिश की ही थी। अब तो जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ऑफिस के स्टाफ के लोग भी अपने अपने सिग्नेचर करके वहाँ से निकल गए। अब बेचारे राघवेंद्र जी सोच में डूबे रहते कि वह क्या करें और कैसे अपनी नौकरी बचाएं। एक तरफ से चिंता में डूबे हुए थे और दूसरी तरफ उन्हें आश्चर्य भी था कि आखिर कंपनी का मालिक उन्हें नौकरी से क्यों निकाल रहा है, क्योंकि जब उन्हें ठेकेदार ने नौकरी दी थी तब तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब उसने भी अपने हाथ झाड़ लिए। उन्होंने पहले सोचा कि शायद साहिल ने उनसे पूछने के बाद ही नौकरी से निकालने का फैसला लिया होगा। फिर अब इसमें सोचने की भी कोई बात नहीं थी। अगर उन्हें इस बारे में पता ना हो तो एक बार कल को साहिल से बात करके देखता हूँ, पूछता हूँ कि मालिक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है या वह अपने आप मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। यह सब सोचकर अगले दिन राघवेंद्र जी अपनी कंपनी पहुँचे। कंपनी में जाकर उन्होंने जब साहिल से पूछा कि बेटा, आपसे कुछ बात करनी थी, तब साहिल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था, बेटा? कौन बेटा? कैसा बेटा? थोड़ा तमीज़ में बात कीजिए। नौकर है तो नौकर की तरह रहो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, सर कहकर बात करो मुझसे। तो राघवेंद्र जी बोले, माफ़ कीजिएगा सर, कुछ पूछना था सर आपसे। तब राघवेंद्र जी ने उससे पूछा कि आपने इस बारे में कंपनी के मालिक को बता दिया है क्या? राघवेंद्र जी के इतना कहते ही साहिल उन पर बहुत तेज चिल्लाकर पड़ा और बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम जैसे चपरासी को कंपनी से निकालने से पहले भी मुझे बॉस की परमिशन लेनी होगी? कान खोल के एक बात सुन लो कि यह छोटे मोटे फैसले करने के लिए बॉस ने मुझे पूरी परमिशन दे रखी है। और हाँ, अपनी औकात मत भूला करो। तुम कोई कंपनी के ब्रांच मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं हो जो हर चीज़ या तुमसे जुड़ा हर फैसला बॉस को बता कर लिया जाए। तुम जैसे जाने कितने वर्कर्स हैं इस कंपनी में जिन्हें निकालने से इस कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जितनी तनख्वाह हम तुम्हें दे रहे हैं उससे 1000-2000 कम में कोई अच्छा खासा नौजवान लड़का यह नौकरी कर लेगा। तो तुम पर फालतू में अपने पैसे बर्बाद क्यों करें हम? इतना कहकर साहिल फिर से अंदर चला गया। और जब शाम को राघवेंद्र जी कंपनी से अपने घर पहुंचे तो चिंता के कारण उन्होंने आज अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, जिस चिंता में पिछले 3-4 दिन से वह घुले जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने राधिका जी से कहा, राधिका, तुम तो जानती हो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता हूँ और फिर प्राइवेट कंपनियों का क्या भरोसा, कोई अच्छा वर्कर आया तो निकाल दें। उन्हें तो अपने काम से मतलब होता है ना। राधिका जी परेशान सी हुई कि आप कई दिन से चिंतित से लग रहे हैं, बात क्या है, साफ साफ बताइए। तब राघवेंद्र जी ने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना राधिका, मैं तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं दे सका। हमेशा ही मेरे कारण तुमने परेशानियां झेली हैं और लगता है कि अभी भी हमारा बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ। शायद अभी भी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना है।
ऐसा लगता है कि ईश्वर अभी भी हमारी परीक्षाएं लेते लेते थके नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मैं परीक्षा देते देते थक चुका हूँ राधिका। बस यह तो तुम्हारा साथ है जो मुझे हिम्मत हारने नहीं देता, वरना मैं तो अब तक कब का टूट कर बिखर चुका होता। राघवेंद्र जी की ऐसी बातें सुनकर वे थोड़े परेशान हो गए और बोले, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक आपको हो क्या गया है? मुझे बताइए, क्या कंपनी में कोई बात हुई है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए। तब राघवेंद्र जी ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार राघवेंद्र जी ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे उनकी कंपनी के नए एचआर ने उन्हें कंपनी से निकालने का डिसीज़न ले लिया है और कितने लोगों के मनाने पर भी वह नहीं मान रहा है। इसीलिए अब उन्हें यह नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। अब राधिका जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने पति का साथ देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, नसीब में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हमारे नसीब में धक्के खाना ही लिखा है तो कोई बात नहीं, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। आप परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा। राधिका जी की इन सब बातों से राघवेंद्र जी को बहुत हिम्मत मिलती थी। वह बेचारे जो कि इस दुनिया से हार चुके थे, तब भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी थी। अब उन्होंने यह डिसाइड किया कि अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढेंगे और राधिका जी ने भी उनका साथ देने की ठान ली थी, क्योंकि राधिका जी और राघवेंद्र जी दोनों की उम्र काफ़ी ठीक ठाक थी। इसीलिए राधिका जी को भी कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही राघवेंद्र जी को। कहने को वह एक बहुत अच्छे खासे शहर में रह रहे थे जहाँ फैक्ट्रियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी इंसान बूढ़े आदमी को काम देना नहीं चाहता था और देखते ही देखते दिन बीते जा रहे थे। पर 10 दिन पूरे बीत चुके थे। 10 दिनों बाद भी जब उन्हें कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा था तो बेचारे बस कहीं भी कैसे भी काम ढूंढ लेना चाहते थे और राधिका जी भी रोज़ाना कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार उनके हाथ असफलता ही लगती। अब उन्हें ऐसे ही देखते देखते पूरे 15 दिन बीत गए और उन दोनों को कहीं कोई काम नहीं मिला। 15 दिन पूरे होते ही महीने की 31 तारीख हो गई। नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। 1 तारीख को राघवेंद्र जी जब बेशर्मी से काम पर गए तो देखा कि वहाँ तो कोई और लड़का सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने हुए अपनी ड्यूटी करने को वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। राघवेंद्र जी ने उसे 1-2 बातें कहीं भी, लेकिन जब वे इस कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उसने भी उन्हें बहुत ज़ोर का धक्का मारा और तभी राघवेंद्र जी एक गाड़ी के आगे आने से बचे। वह तो भला हो ड्राइवर का कि जैसे ही राघवेंद्र जी गाड़ी के आगे आने वाले थे कि ड्राइवर ने तुरंत अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, वरना तो गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर राघवेंद्र जी के सीने के ऊपर होते। अचानक से एक झटके के साथ गाड़ी रुकी तो गाड़ी में बैठा हुआ कंपनी का मालिक, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, वह भी झटके के साथ आगे वाली सीट पर झुक गया और लगभग गिरते गिरते बचा। गाड़ी के रुकते ही वह सीधा होकर ड्राइवर पर चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने घबराते हुए उसकी ओर देखकर कहा कि मालिक माफ़ कीजिएगा, आगे एक आदमी आकर गिरा है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो उसकी जान चली जाती। ड्राइवर की यह बात सुनकर वह आदमी तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपने ड्राइवर से उस बुज़ुर्ग आदमी को उठाने का इशारा किया। ड्राइवर ने बिना देर किए उस आदमी की मदद की। उसे उठाने के बाद जब कंपनी के मालिक ने उसका चेहरा देखा तो वह चौंक गया और राघवेंद्र जी को देखते ही वह उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और बोला, अरे अंकल, आप यहाँ इस तरह से नीचे गिरे हुए थे, आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट तो नहीं लगी? राघवेंद्र जी उसे चौंकते हुए देखने लगे।
उस लड़के को वे पहचान नहीं पा रहे थे और वह लड़का उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उन्हें बरसों से जानता है। यह देखकर राघवेंद्र जी के साथ साथ कंपनी के अन्य लोग भी चौंक रहे थे। अब उस लड़के ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कंपनी के अंदर लाने लगा। डर के मारे बेचारे अंदर नहीं घुस पा रहे थे, लेकिन फिर कंपनी के उस मालिक ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर उस कंपनी के अंदर चला आया। वह आदमी जो उन्हें अंदर लेकर आया था, कंपनी के मालिक को राघवेंद्र जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए सब लोगों ने देखा और वे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि खुद राघवेंद्र जी भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह उनके साथ क्या हो रहा है और अचानक से यह लड़का कौन है और उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राघवेंद्र जी को तो यह भी नहीं पता था कि यह कंपनी का मालिक है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही तो उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी और बीते 6 महीने में उनके सामने कंपनी का मालिक कभी भी कंपनी में नहीं आया। या तो जब उनकी नाइट शिफ्ट होती तो वह लोग दिन में आ जाते, या फिर जब उनकी डे शिफ्ट होती तब वे लोग रात में कुछ देर के लिए आकर एक बार कंपनी में राउंड लगा जाते थे, क्योंकि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था। उन्होंने और भी कंपनी खोली हुई थी, तो वे लोग अक्सर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे। मुश्किल से कुछ 1 घंटे के लिए आकर बैठते होंगे। इसीलिए राघवेंद्र जी को भी नहीं पता था कि यह कौन है और कौन नहीं। लेकिन कंपनी में घुसते वक्त सब लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर उन्हें अंदाज़ा लग रहा था, और जिस तरह वह लड़का सूट बूट में टाई लगाकर आया था, उसे देखकर लग रहा था कि यह किसी अच्छी जगह काम करता होगा या किसी कंपनी का मालिक ही होगा। राघवेंद्र जी के मन में खुद ही हजारों सवाल थे। बाकी लोगों की तरफ बिना देखे वह लड़का उन्हें लेकर अपने कैबिन में चला गया और वहां ले जाकर उसने चपरासी को आवाज़ लगाई और कहा कि जाकर 1 गिलास पानी लेकर आएं और वहां चाय नाश्ते का इंतज़ाम कराया जाए। वहां से तो वह सुनकर आ गया, लेकिन ऑफिस के बाहर मजमा लगा हुआ था। स्टाफ के सभी लोग और कंपनी के बाकी वर्कर्स भी आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर उस चपरासी को कैसे वे अपने कैबिन में ले जाकर कैसे बिठा सकते हैं। सर, चपरासी के कपड़े लत्ते, उसकी वेशभूषा और सर ने जिस तरह उसको पकड़ा था और उसे अंदर लेकर गए, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। सबको अजीब तो लग ही रहा था, साथ ही सबके दिमाग में सवाल भी थे। अब उन सवालों का जवाब तो केवल उस लड़के के ही पास था। उसने अब राघवेंद्र जी से बात करना शुरू किया। और बताइए, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? घर पर सब कैसे हैं? और आप मेरी गाड़ी के आगे कैसे आ गए? जब उनसे राघवेंद्र जी से देव ने यह कहा तो वहां पर खड़े हुए एक अन्य कर्मी ने कहा कि सर, नए गार्ड ने काका को धक्का दिया था। यह सुनकर उस लड़के यानी देव को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने तुरंत ही गार्ड को बुलाया। जब गार्ड उसके पास आया तो वह गार्ड घबराता हुआ उससे पूछने लगा कि बताइए सर, आपने मुझे बुलाया है। तब गुस्से में आगे बढ़कर देव ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर वहां उपस्थित स्टाफ वाले सभी चौंक गए। तब देव चिल्लाते हुए बोला कि तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर आज तेरे कारण इस आदमी को कुछ हो जाता तो तू क्या करता? बता, क्या करता तू? क्या तू इनके परिवार वालों की ज़िंदगी पार लगा देता, या तू उनके खाने पीने का जिम्मा अपने सर पर उठाता? बता मुझे कि आखिर तू क्या करता। मैं बताता हूँ कि तू क्या करता। तू कुछ नहीं करता, बल्कि तू तो इस बात से भी हाथ झाड़ जाता कि तू इस आदमी को जानता भी है या नहीं। किसने अधिकार दिया तुम्हें यह सब करने का? मैं तुझे अभी के अभी इस काम से निकालता हूँ। तो वह लड़का जो चपरासी था वह गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा कि साहब माफ़ कर दीजिए, नौकरी का पहला दिन था इसीलिए गलती हो गई। तो देव थोड़ा सा चौंका और बोला कि पहला दिन मतलब? तब उसने कहा कि पहले यही यहाँ पर काम करते थे। वह आदमी जो यहाँ काम करता था अब चला गया। अब यहाँ पर मैंने आज से ही नौकरी ज्वाइन की है। सर,
तब राघवेंद्र जी देव से कहने लगे कि सर, दरअसल मैं हूँ वह आदमी जो पहले यहाँ काम करता था, लेकिन कंपनी के एचआर ने मुझे निकाल दिया, इसीलिए इस नए लड़के को काम पर रख लिया है। यह सुनकर देव को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने गार्ड को डांट फटकार कर भगा दिया। फिर राघवेंद्र जी के पास बैठकर उनसे बात करने लगा। उनसे पूछने लगा कि अंकल आप कैसे हैं और घर सब कैसे हैं, और आप मेरी कंपनी में ही इतने दिनों से काम कर रहे थे और मुझे आज तक पता नहीं चला। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे थे, आप मेरे आसपास थे और मैं आपको देख नहीं पाया। अंकल, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपको यहाँ चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है? आप तो बहुत अच्छे परिवार से हैं, फिर यहाँ यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो राघवेंद्र जी ने देव को बताया कि ज़रूरत तो थी बेटा, इसीलिए तो मैं यहाँ पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। राघवेंद्र जी ने उसकी 2-4 बातों का जवाब दिया, फिर खुद उससे कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ बेटा कि आप कौन हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है कहाँ नहीं। राघवेंद्र जी की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराता हुआ बोला, अब आप मुझे क्यों पहचानेंगे अंकल? अब तो मैं पहले से बिल्कुल बदल चुका हूँ। पहले तो मैं गोल मटोल गुब्बारे जैसा हुआ करता था, और अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ और कितना हैंडसम भी हो गया हूँ। देखिए मुझे। राघवेंद्र जी के आगे घूमता हुआ वह लड़का बोला। अभी भी राघवेंद्र जी कुछ समझ नहीं पाए, तो उस लड़के ने राघवेंद्र जी से उनके बेटे की बात की और उनके बेटे के बचपन का नाम लेकर वह पुकारने लगा और बोला, क्या काका, सचमुच बूढ़े हो गए हो? अभी तक नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? तब राघवेंद्र जी कुछ कुछ याद करते हुए बोले, तू कहीं रघु का पोता तो नहीं? यह सुनते ही वह लड़का मुस्कुराने लगा। तो राघवेंद्र जी हंसते हुए उसकी ओर बढ़े और उसके गाल पर प्यार से पुचकारते हुए बोले, बिट्टू इतना बड़ा हो गया है तू, मैंने तो तुझे सच में नहीं पहचाना। तब तो तू इतना सा था और गोलू मोलू सा इधर उधर घूमता रहता था, और अब तो तू बिल्कुल बदल गया है रे। सचमुच मैंने तो तुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। कैसा है तू और घर सब कैसे हैं? तब बिट्टू ने हंसते हुए कहा, घर सब अच्छे हैं काका, आप बताइए आप और काकी कैसे हैं, और मेरा बचपन का दोस्त बंटू कैसा है? इस सवाल पर राघवेंद्र जी शांत लगाते हुए बोले, सब कुछ ठीक है बेटा, और तेरे बचपन का दोस्त बंटू भी ठीक ही है। जो दूसरों का जीना हराम कर दे वह खुद दुखी कैसे हो सकता है? वह तो मज़े में है। उनकी उस बात पर वह चौंकता हुआ बिट्टू बोला और पूछने लगा, क्या हुआ काका, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तक तो उसकी भी कहीं ना कहीं नौकरी लग ही गई होगी, फिर उसके होते हुए भला आप यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? क्या अभी तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी? उनकी इस बात पर राघवेंद्र जी बोले, नहीं बेटा, उसकी नौकरी तो लग चुकी है। ईश्वर की कृपा से उसकी ठीक ठाक नौकरी लगी है, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई कर ली थी, तो नौकरी भी अच्छी लग गई। लेकिन उसने वह नौकरी हमारे लिए थोड़ी लगाई थी, अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए लगाई थी। कुंवारा था तब जैसे उसकी नौकरी से पहले था वैसे ही अब है, बस अपना समय बिता रहे हैं हम तो। बल्कि सच कहूँ तो उसकी नौकरी से पहले फिर भी हम बेहतर थे, लेकिन दिन पर दिन हालात और बुरे होते चले गए हैं। फिर उस लड़के ने राघवेंद्र जी से कहा कि काका, आप मुझे शुरू से बताइए, जब मैं वहाँ पर रहता था तब तो बंटू आपसे बहुत प्यार करता था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जब राघवेंद्र जी ने उसे बताना शुरू किया कि बेटा, जब तू बचपन में गांव में आया करता था, बहुत छोटा था, जब तू अपनी नानी के यहाँ जाया करता था, उस समय तक तो तुम दोनों बहुत छोटे थे
और छोटे बच्चों को तो अपने माँ बाप से प्यार होता ही है। तो बस वैसे ही बंटू को भी हमसे बहुत प्यार था। लेकिन जब से तुम्हारी नानी ख़त्म हुई तब से तुम्हारा तो गांव आना जाना ही बंद हो गया। और मेरा बेटा वह तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके पास हमारे लिए समय की कमी होने लगी। वह अक्सर ही किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहता। एक बार जो हमसे दूर हुआ तो वापस हमारा कभी हुआ ही नहीं। जब वह अपनी ऊंची पढ़ाई करने के लिए शहर के बाहर गया था तो उसके बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह 2-4 दिन के लिए गांव वापस आया। हमने सोचा कि अब तो वह गांव में ही रहेगा और आसपास ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन वह गांव छोड़कर अपने शहर में वापस चला गया क्योंकि उसे वहां पर ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह वही नौकरी भी करने लगा था। तब भी उसकी माँ और मैं उससे यही कहते कि बेटा तू तो शहर जाकर बस गया है, तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। तेरे अलावा हमारा है ही कौन। अगर तू भी हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? क्या हमें बुढ़ापा अकेले ही काटना होगा? तब वह बोला, अरे नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे तो काम की वजह से बाहर रहना पड़ रहा है और फिर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं भी गांव में ही रहता आपके पास। आपसे दूर होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और भी न जाने कितनी बातें बनाई और हम उसकी बातों में आकर यह सोचने लगे कि हमारा बेटा सचमुच कितना ख्याल रखता है हमारा, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। हमने सोचा कि अब अपने बेटे की हम शादी कर देते हैं, जिससे बहू घर में आएगी तो वह थोड़ा हमारा ध्यान तो रखेगी। कम से कम घर पर हम दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले नहीं रहेंगे। यही सोचकर हमने बेटे की शादी कर दी। बंटू की शादी के बाद वह 15 दिन तक घर ही रुका और उसके बाद वह शहर जाने लगा। रात को भी जब हम सब खाना खा रहे थे तब भी हमें किसी ने नहीं बताया कि कौन कौन जाएगा। बंटू ने हमें यही बताया कि वह अकेला ही जाएगा। लेकिन सुबह जब निकलने का समय आया तो बहू भी अपना सूटकेस पैक करके तैयार खड़ी थी। आकर दोनों ने हमारे पैर छुए और वहाँ से निकलने को तैयार हुए तो हम दोनों ने आश्चर्य से पूछा कि बहू, तुम भी इसके साथ जा रही हो क्या? तो तुम्हारा दोस्त बंटू यानी कि हमारा बेटा हमसे बोला कि पापा, मैं इसे अभी थोड़े दिन के लिए ले जा रहा हूँ। जब 10-15 दिन में इसे शहर घुमाकर ही मैं वापस भेज दूँगा। अगले संडे को छोड़कर उससे अगले संडे हम यहीं आ जाएंगे। मैं इसे फिर यहीं छोड़ जाऊँगा। बस थोड़े से दिनों की बात है। अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए तुम्हारी काकी ने तो बेटा बहुत मना किया था अपने बेटे को कि बहू को लेकर शहर मत जा। अभी शहर जाना ठीक नहीं है, बेशक अगले हफ्ते चले जाना। लेकिन बेटा नहीं माना और बहू को लेकर शहर चला गया। उन दोनों के इरादों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तब तक तो हम यही सोचते थे कि वे दोनों कितने अच्छे हैं। अब जब आने वाले 15 दिन बीते तो हम दोनों बहुत खुश थे कि आखिरकार आज हमारी बहू और बेटे घर आ जाएंगे, क्योंकि इन 15 दिनों में जब बेटे और बहू साथ रहे थे तो घर पर इतना मन लगने लगा था कि बच्चों के बिना एक दिन भी घर में रहना संभव नहीं था। ऐसे में अब अपने बच्चों को शहर भेज देने के बाद उन्हें वह घर काटने को दौड़ रहा था। पूरे दिन राघवेंद्र जी बाहर घूमकर या पड़ोसियों के साथ बातचीत करके अपना मन बहला लिया करते थे और जब शाम को आते तो फिर से घर में सन्नाटा पसरा हुआ देखकर उनका मन उदास हो जाया करता था और उन्हें अपने बच्चों की याद आने लगती और उनकी पत्नी हर समय ही उदास सी ही रहा करती थी। जब वह भी अपने बच्चों की याद में थोड़ी बीमार सी रहने लगीं तो राघवेंद्र जी ने उन्हें समझाया कि वे अपनी आस पड़ोस की औरतों के साथ, उनके बहू बेटों के साथ बैठकर बाहर निकलकर
थोड़ा हंस बोल लें तो उससे उनका मन लग जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी, उन्हें बीमारी भी नहीं होगी। राघवेंद्र जी की पत्नी अपने घर से निकलकर अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ बोलने बतलाने लगी, जिससे उनका दिन तो कट जाया करता, लेकिन रात बड़ी भारी गुजरती थी। 15 दिन जैसे तैसे करके उन्होंने काट लिए और भी 15 दिन भी बस काटे ही थे कि आखिरकार 15 दिन बाद हमारे बच्चे वापस आ ही जाएंगे। एक एक दिन गिन गिन कर उन्होंने भी 15 दिन काटे और 15 दिन जब बेटे को फ़ोन करके पूछा कि बेटा तुम लोग कब तक पहुंच रहे हो, तो बेटे ने कहा कि पापा हम लोग अभी नहीं आ पाएंगे, हम लोग थोड़े समय बाद आएंगे। दरअसल अभी आपकी बहू का मन नहीं लग रहा है गांव में, इसीलिए वह मेरे साथ आई है, तो अभी वह गांव आना नहीं चाहती है। मैं कोशिश करता हूँ और कि यह गांव चली जाए। जैसे तैसे बेटा महीने भर बाद बहू को लेकर आया और 2-3 दिन के लिए रुका और फिर से ऐसे ही हमें अकेला छोड़कर चला गया। और इस बार बेटा कम से कम 2-3 महीने तक वापस नहीं लौटा। और उसके बाद तो दोस्तों यह था कहानी का पहला भाग। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए आप कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें। कल इसी समय पर कहानी का दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मेरे बाकी के चैनल को भी विजिट कर दें। यदि आपको व्लॉगिंग वीडियोस पसंद है, यदि आपको एंटरटेनिंग वीडियोस पसंद है तो मेरे और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ दूसरे भाग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी के दूसरे भाग के साथ कल मिलती हूँ आपको मैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।